हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप लोग का ज्योग्राफी का भूगोल को, जो कि पिछले वीडियो में हमने संसाधन की परिभाषा देखा था। इसके अलावा संसाधन के महत्व के साथ ही हमने संसाधन का जो प्रकार देखा था उत्पत्ति और उपयोगिता के आधार पर। और आज के इस वीडियो में हम स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर पर संसाधन के जो है कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं उनके परिभाषा के साथ देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस से रिलेटेड हम पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर अगर संसाधन के प्रकार की बात हो तो वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो यहाँ पर एक देख सकता है आप लोग का व्यक्तिगत संसाधन, एक हो जाता है आपका सामुदायिक संसाधन, एक हो जाता है राष्ट्रीय संसाधन और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत संसाधन को जो है यहाँ पर देखेंगे। तो व्यक्तिगत संसाधन की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है दिया हुआ है क्या होता है आखिर व्यक्तिगत संसाधन। तो ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत से व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो ऐसा जो संसाधन होता है वह किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होगा, ओके, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे कि भूखंड हो गया, घर व अन्य जायदाद हो गए जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत संसाधन की बात होती है तो यह क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का होता है जिसके लिए वे सरकार को जो है लगान भी चुकाते हैं। इसके अलावा इन पर इनका जो निजी स्वामित्व होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है भूखंड हो गया, आपका घर वन्य जायदाद हो गया, बाग बगीचा हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया। तो आपके प्रश्न किस टाइप से आएंगे? आपका प्रश्न आएंगे, आपको पूछा जाएगा कि जो बगीचा है या फिर तालाब है या फिर भूखंड है या घर है, अन्य जायदाद है, किस प्रकार के संसाधन है। तो आप लोग को क्या बताना है? व्यक्तिगत संसाधन है। और सारे जो थ्योरी समझने के बाद हम जो है लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे, सभी चैप्टर समाप्त हो जाएगा आप लोग का। तो अब हम नेक्स्ट इसका टाइप देख लेते हैं। व्यक्तिगत समुदाय के संसाधन के बाद आती है बात यहाँ पर आपका सामुदायिक संसाधन की। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? तो ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, यानी कि सामुदायिक से ही समुदाय यहाँ पर निकल रहा है। तो ये क्या होगा? किसी खास समुदाय, एक सामुदायिक समाज में जो आधिपत्य होगा और जिसका उपयोग जो है समूह के लिए सुलभ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग का हो गया गांव में चारण भूमि, शमशान, मंदिर, मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि। और अगर नगरीय क्षेत्र में, यानी कि गांव में बताया गया कि गांव में ये सारे जो सामुदायिक संसाधन हो गया, यानी कि सभी के लिए हो गया। और व्यक्तिगत सिर्फ एक के लिए, एक जो है कोई व्यक्ति के लिए जो इसको जो है बनाया है वो किया है, तो व्यक्तिगत हो जाता है, किसी खास निजी हो जाता है उसका। बट जो सामुदायिक संसाधन था पूरा समुदाय के लिए, समाज के लिए होता है। तो गाँव में हमने बात कर लिया कि ये सारे हो गए आपके तालाब, मंदिर, मस्जिद, ये सब। और अगर हम नगरीय क्षेत्र में देखें, यानी कि नगर में, तो इस प्रकार के संसाधन आ जाते हैं जैसे सार्वजनिक पार्क हो गया जहाँ पर सभी लोग आते हैं, घूमते हैं, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया और गिरजाघर हो गया। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्व सुलभ होते हैं, यानी कि पूरे समुदाय के लिए जो होते हैं उसे हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन, ओके। अब तो राष्ट्रीय संसाधन में यहाँ पर दिया हुआ इसका परिभाषा कि कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो राष्ट्रीय है, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन हम बात करें तो जो देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी उपलब्ध संसाधन हो जाते हैं ये सारे के सारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया देश की सरकार को वैधानिक हक है कि व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण जो है आम जनता के हित में कर सकती है, यानी कि जो भी राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी रहेंगे संसाधन वे सारे हमारे राष्ट्रीय संसाधन करेंगे होंगे। और एक और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव और समुद्री जीव जो 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक होंगे वे सारे जो यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधन होंगे। यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कौन हो जाएंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पर भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव
और समुद्री जीव जो कि 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक होंगे, वही जो है राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो ऐसे संसाधनों का नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो इसका नियंत्रण कौन करेगी, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान करती है। और तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है और इनका उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। यानी कि बताया जा रहा है कि ऐसा संसाधन जिस पर नियंत्रण जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी, इसी को हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अगर बात करें तो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जितना भी खुला महासागरीय संसाधन होता है, इस पर किसी भी देश का आधिपत्य नहीं होता है। और अगर कोई देश इस पर कोई अनुसंधान करना चाहता है, कोई प्रयोग करना चाहता है यहाँ पर, तो वे अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से जो यहाँ पर कर सकता है। तो ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है कि किसी देश की तट रेखा से जो 200 किलोमीटर की दूरी का तक का क्षेत्र होता है, यानी कि यहाँ पर हमने बात की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र को, तो इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, इसी के नाम से इसे जाना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर है विकास के स्तर पर संसाधन का प्रकार। तो यह भी आपका 4 भागों में से भी बांटा गया है विकास के स्तर पर, और ये हमारा लास्ट जो इसका हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है संभावी संसाधन का। तो संभावी संसाधन क्या होता है, तो ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना भी रहती है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। यानी कि हम बात करें ऐसे संसाधन की जो कि कहीं पर किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं, लेकिन अभी तक उनको जो है उपयोग में लाने की सिर्फ संभावना यहाँ पर की जा रही है, अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। ये हमारे कहलाते हैं संभावी संसाधन, यानी कि संभावना है उपयोग करने की। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हम यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और महंगा है। और उसी प्रकार राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना है, लेकिन इसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विकसित संसाधन को। तो विकसित संसाधन यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। यानी कि विकसित संसाधन हमारे ऐसे संसाधन है जिसका यूज़ होने के लिए जो मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास जो है तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। यानी कि हमने यहाँ पर जो है विकसित संसाधन को देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है और उपयोग हेतु जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि बताया जा रहा है कि भंडार संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कि पर्यावरण में उपलब्ध भी हैं और जो मानव है इनकी आवश्यकता की पूर्ति करने में भी सक्षम है, लेकिन इन्हें केवल जो है जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के अभाव में यहाँ पर इन्हें केवल जो भंडारित संसाधन के रूप में ही देखा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जल हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता जो है छुपी हुई है, लेकिन तकनीक के अभाव में इसका उपयोग जो अभी तक नहीं किया जा रहा है। अब नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर हमारा संचित कोष संसाधन। तो ये क्या होता है, तो वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। यानी कि जो संचित कोष संसाधन है ये आपके भंडार संसाधन के ही एक छोटा सा अंश है और जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है और जिसे हमारे पास अभी जो उपलब्ध टेक्निक है इसके द्वारा जो उपयोग में लाया जा सकता है और इसका अभी तत्काल उपयोग जो प्रारंभ नहीं हुआ है और यह भविष्य की पूंजी है। यानी कि हमारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संचित कोष संसाधन को हम लोग जो भविष्य की पूंजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि नदी का जो जल होता है भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयोग हो सकता है और वर्तमान में इसका उपयोग जो अत्यंत ही सीमित है और ऐसे संसाधन वन में या फिर बांध में जो है जल के रूप में संचित है। तो हमारा संचित कोष संसाधन हुआ जो कि यहाँ पर भंडार संसाधन का ही एक अंश है और इसे भी जो है
उपलब्ध तकनीक के आधार पर यूज करके मनुष्य के जो है विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने जो है संसाधन के प्रकार को देख लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम जो संसाधन नियोजन से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वैसे वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।